बुझाए, ठंडक लाए, सबको भाए जीरा सिप। MTH का जलजीरा जीरा सिप। जीरा सिप, असली रिफ्रेशिंग, असली स्वाद, असली मजा। MTH। दर्शकों नमस्कार, प्रणाम। मेरा नाम है राम और रिपब्लिक भारत पर अब शुरू करने जा रहा हूं महाभारत। और महाभारत में आज बात करूंगा ईरान अमेरिका युद्ध की। इस युद्ध के बीच अब ट्रंप की टोन धीरे धीरे बदल रही है। पहले वो दुनिया के जेट्स गिनाते थे, इसके इतने गिर गए, उसके इतने गिर गए, और अब अपने ध्वस्त जेट्स को वो गिन रहे हैं। और पहली बार ये मान रहे हैं कि ईरान जो है वो बहुत टफ है, बहुत मुश्किल है। ईरान हमसे लड़ना चाहता है, यह बाकायदा बयान दे रहे हैं ट्रंप। और बयान से ज्यादा आपका काम जो है वो मायने रखता है। ट्रंप को युद्ध के 7वें दिन भगवान याद आ रहे हैं। अब याद आ रहे हैं या केवल दिखा रहे हैं, यह बड़ी बात है, लेकिन जो हुआ है वो मैं बोलूंगा। ओवल का उनका ऑफिस, और उनके ओवल ऑफिस की वो तस्वीर जरा दिखाइए। प्रार्थना सभा हो रही है वहां पर। डोनाल्ड ट्रंप आंखें बंद करके बैठे हैं। पादरी जो वहां पर बुलाए गए हैं वो ट्रंप का हाथ पकड़े हुए हैं, कोई उनके कंधे पर हाथ रखे है, और गॉड ब्लेस अमेरिका की प्रार्थना हो रही है। यह क्यों हो रहा है? यानी अपने घर में ये भगवान भरोसे बैठे हैं। यह क्यों हो रहा है, इसको भी थोड़ा सा डिकोड करने की कोशिश कीजिए। एक तरफ ईरान में इस नाम पर सारे लोग एकजुट हैं कि खामनेई को मारा गया, और वहां से बाकायदा फतवे जारी किए जा रहे हैं, वहां बाकायदा जिहाद का ऐलान हो रहा है। इसलिए अब ट्रंप भी इसको क्रिश्चियनिटी पर लेकर जा रहे हैं, ईसाईयत पर लेकर जा रहे हैं। ये ईसाई वर्सेस जो है मुस्लिम, इसको कर देना चाहते हैं। अपने घर में जो आलोचना की आवाजें उठ रही हैं, जो जबरदस्त क्रिटिसिज्म हो रहा है, ट्रंप को लगता है कि अब अगर धर्म का रास्ता पकड़कर चलेंगे तो कम से कम कुछ लोगों की भावनाएं धर्म के नाम पर ही मेरे साथ आ जाएंगी। ये अपने घर में भगवान भरोसे बैठे हैं, लेकिन भारत के लिए कुछ परमिशन जारी कर रहे हैं। अमेरिका के वित्त मंत्री बेसेंट का एक पोस्ट आया, और अपने पोस्ट में उन्होंने भारत को रूस से तेल खरीदने की परमिशन देने की बात लिखी, परमिशन। और यह भी लिखा कि रूसी तेल पर 30 दिन की परमिशन दे रहे हैं, मोहलत दे रहे हैं, 30 दिन की अनुमति। और जैसे ही ये परमिशन वाला शब्द कांग्रेस ने देखा, तत्काल उसके नेता जो है बल्लियों उछल गए। वो कहते हैं ना कि कोई भी नेगेटिव खबर आई और कांग्रेस के दफ्तर में बंटने लगी मिठाई। किसी ने कहा कि भाई नरेंद्र मोदी लगातार नरम पड़ते जा रहे हैं। किसी ने कहा कि कब तक ये अमेरिकी ब्लैकमेल चलेगा। एक नेता ने तो कहा कि भाई सरेंडर कर दिया। ये वाह, सरेंडर क्या चीज है। आम आदमी पार्टी के नेता बता रहे हैं कि घर घर नहीं, डर डर मोदी हो गया है, डर डर मोदी हो गया है। और कोई कठपुतली बताने लगता है। ये सारे के सारे जो नेता हैं ये बोलते धड़ाधड़ हैं, लेकिन एक बार ये नहीं कि थोड़ा सा तथ्य पलटकर देख लें, कि देख लें हो क्या रहा है। क्योंकि फैक्ट चेक जब होता है तो यह साफ पता चल जाता है कि रूस से तेल आना कभी बंद हुआ ही नहीं। 2022 से आज दिनांक तक एक भी दिन ऐसा नहीं गया जिस दिन आपने रूस से तेल ना खरीदा हो। और सामान्य तेल नहीं खरीद रहे, हर दिन औसत 10 लाख बैरल तेल रूस के मार्ग से हमारे तक पहुंच रहा है। कुछ महीनों का आंकड़ा आप देखिए, दिसंबर 2025 में प्रतिदिन हर दिन 12 लाख बैरल से ज्यादा हमने तेल खरीदा। जनवरी 2026 में इसी साल हर दिन 11 लाख बैरल से ज्यादा खरीदा। फरवरी में हर दिन 10 लाख बैरल से ज्यादा खरीदा। और कल भी जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, 10,40,000 बैरल क्रूड ऑयल हमारे पास रशिया का आया है। और मतलब क्या है? मतलब यह है कि रूस भारत का सबसे बड़ा ऑयल प्रोवाइडर अभी भी है। और ट्रेड भी कोई सामान्य नहीं है। आप दोनों कुछ देशों की मैं तुलना करके आपको दिखाता हूं तो फैक्ट्स आपको पता चलेंगे। रूस से $51 बिलियन का हमारा ट्रेड है ऑयल का। इसके बाद जो दूसरा देश है उसका नाम है इराक, और इराक हमसे $28 बिलियन का सौदा करता है तेल का। अब हम तो उन्हें तेल देते नहीं, उनसे खरीदते हैं हम, जाहिर बात है। तो आप 51 और 28 को कंपेयर कीजिए।
यानी रूस 51 बिलियन डॉलर का तेल हम उनसे खरीद रहे हैं, और सऊदी अरब से हम 19 बिलियन डॉलर खरीद रहे हैं, यूएई से 13 बिलियन डॉलर खरीद रहे हैं। यह स्थिति है। लेकिन एक कहावत है, दर्शकों आपने सुनी होगी, कहावत यह है कि कौआ कान ले गया है? कई बार ऐसा होता है कि बच्चे को कहा जाए कि कौआ कान ले गया है, आसमान की तरफ देखने लगता है कि कौआ है, जा रहा है। कान भी पकड़कर देखो भाई किसी दिन, कि कान तो यहीं लगा हुआ है। लेकिन नहीं, परमिशन अमेरिका देगा तो भारत तेल खरीदेगा। अरे रोज खरीद रहे हैं भाई, 10 लाख बैरल पर डे खरीद रहे हैं प्रतिदिन। और आज इसीलिए मैं सवाल पूछता हूं कि अपने घर में जो जबरदस्त आलोचना का शिकार हो रहे हैं, वहां की एक सरकार है अमेरिका की, और उनका एक फ्रस्ट्रेशन जो निकल रहा है, उस पर इधर वाले लोग क्यों दीवाने हुए जा रहे हैं। मैं चर्चा इसी पर करूंगा, लेकिन एक रिपोर्ट उससे पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूं। महायुद्ध के 7 दिन, तबाही और बर्बादी के सीन। अमेरिका ईरान को सरेंडर की चेतावनी दे रहा है। ईरान कह रहा है न सरेंडर करेंगे न सीज फायर। युद्ध अमेरिका ने शुरू किया, खत्म हम करेंगे। मिस्र में बैठे ईरानी राजदूत फरदौसी पोर की माने तो ट्रंप पर भरोसा नहीं किया जा सकता। खामेनेई की हत्या और ईरान में हमले जघन्य अपराध हैं। जंग का बढ़ता दायरा देख ट्रंप शक्ति साधना में लगे। व्हाइट हाउस से आई एक तस्वीर ने पूरी दुनिया का ध्यान खींच लिया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपने ओवल ऑफिस में पादरियों के साथ प्रार्थना करते नजर आए। इस बीच ट्रंप ने एक तरफ IRGC से सरेंडर की अपील की है, तो दूसरी तरफ वो पहली बार मान रहे हैं कि ईरान ताकतवर है। They say, what's left? But they're tough and they want to fight. And they're calling, they're saying, how do we make a deal? I said, you're being a little bit late. And we want to fight now more than they do. ट्रंप के बयान के बाद सवाल उठ रहे हैं कि क्या ट्रंप मानसिक रूप से थक चुके हैं? क्या ट्रंप अब इस जंग से निकलने के रास्ते तलाश रहे हैं? ईरान, इस्राएल और अमेरिका के बीच बढ़ते संघर्ष ने सिर्फ जंग का खतरा नहीं बढ़ाया, बल्कि दुनिया की तेल सप्लाई को भी हिला दिया है। भारत के पास तेल का पर्याप्त स्टॉक है, लेकिन अमेरिकी वित्त मंत्री स्टॉक बेसन के एक पोस्ट ने भारत में सियासी लड़ाई शुरू करवा दी। बेसन ने लिखा कि अमेरिका भारतीय रिफाइनरियों को रूसी तेल खरीदने की अनुमति देने के लिए 30 दिनों की अस्थायी छूट जारी कर रहा है। इस पोस्ट के नाम पर विपक्ष सरकार पर सवाल उठा रहा है। सबको बहुत बहुत बधाई। बधाई इसलिए कि हमें अनुमति मिल गई है भारत को अमेरिका द्वारा कि हम 30 दिन के लिए रूस से तेल खरीद सकते हैं, लाइसेंस मिला। अमेरिका खुलेआम दुनिया के सामने बोल रहा है कि हमने अब भारत को गुलाम बना लिया है। हम तय कर रहे हैं कि भारत कब तेल खरीदेगा, किससे खरीदेगा, कितने दिन खरीदेगा, किससे नहीं खरीदेगा। ये सब अमेरिका के कोई इन्फॉर्मर नहीं बोल रहे, कोई सोर्स नहीं बोल रहे, कोई अमेरिका का मीडिया ये कह के नहीं चला रहा है कि फ्रॉम द सोर्सेज हमें पता चला है। अमेरिका के वित्त मंत्री बोल रहे हैं, अमेरिका के प्रेसिडेंट बोलते हैं दुनिया के सामने, और भारत के प्रधानमंत्री, भारत के विदेश मंत्री जवाब तक नहीं दे रहे हैं। यानी मिडिल ईस्ट में भड़की जंग ने सिर्फ तेल की कीमतों में ही आग नहीं लगाई, बल्कि भारतीय राजनीति का पारा भी चढ़ा दिया है। महाभारत में सवाल यही है कि आखिर अमेरिका चाहता क्या है। सवाल ये कि क्या उसका दबदबा अब टूट रहा है, और इस बेचैनी में ट्रंप और उनके अधिकारी ऐसे कदम उठा रहे हैं जो अमेरिका को ही मुश्किल में फंसा सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
और आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। कुछ खास मेहमान इस वक्त मेरे साथ जुड़े हुए हैं। विजय शर्मा मेरे साथ हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। डॉक्टर मनीष कुमार हैं, चीफ एडिटर हैं कैपिटल टीवी के। एयर कोमोडोर एएस बहल साहब इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं, जाने माने डिफेंस एक्सपर्ट हैं। कर्नल शैलेंद्र सिंह जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं। और मेरे साथ इस वक्त वरुण पुरोहित हैं, लीडर हैं कांग्रेस पार्टी के, जयपुर से इस वक्त मेरे साथ सीधे जुड़े हुए हैं। सबसे पहले वरुण पुरोहित जी, सवाल आपसे ही है और सवाल बहुत सीधा है। मैंने अभी आपको डेटा बताया, संभवतः आप तक ना पहुंचा हो, मैं फिर से रिपीट कर देता हूं कि भारत हर दिन 10 लाख बैरल से ज्यादा हर दिन तेल खरीद रहा है रशिया के साथ, आज तक रुका नहीं है। और फिर आप लोग इस बात को लेकर परेशान है कि अमेरिका परमिशन देगा। भाई परमिशन तो उस चीज की होती है जो चीज रुक गई हो, रुका तो आज तक नहीं है। तो बिना फैक्ट चेक के या बिना डेटा एनालिसिस किए आपको लगता है कि माहौल बनाने से बात बनती है? राम मोहन जी, पूरा देश जो है ना भारत, इसको एक पाखंड और मूर्खता के रंग में रंगने का प्रयास चल रहा है। कांग्रेस ऐसा प्रश्न क्यों पूछ रही है, कांग्रेस ऐसा प्रश्न। अरे भाई, अमेरिका जिसके आप जाकर के नमस्ते ट्रंप की सरकार बनवा रहे थे, उसका कोई ऑथोराइज्ड आदमी कह रहा है हमने 30 दिन की परमिशन, तो खंडन करना चाहिए ना सरकार को। कांग्रेस ऐसे क्यों कर रही है, कांग्रेस ऐसे क्यों कर रही है? हर बार में ट्रंप प्रशासन कुछ ना कुछ बोले जा रहा है, इनसे खंडन ही नहीं किया जा रहा। और आप कह रहे हो कांग्रेस ने ऐसा क्यों किया, कांग्रेस ने ऐसा क्यों किया? और इस पर तो हरिशंकर जी व्यास ने लेख भी तक लिखा है। मैं तो पत्रकारों का नाम, या भारत जो है विवाद में कूदे, आपको इसी में मजा आएगा? क्या रशिया से तेल रुक गया आना? भारत सरकार खंडन नहीं कर सकती क्या इस बात का? भारत सरकार खंडन नहीं कर सकती इस बात का? फैक्ट चेक आप कर रहे हो एज ए पत्रकार, आपका चैनल कर रहा है। क्या भारत सरकार क्यों नहीं बोलती है? भारत सरकार को देना चाहिए भाई, कुछ नहीं कर रहे हैं, हम ले रहे हैं इतना तेल, अमेरिका गलत बोल रहा है, ये खंडन करने में क्या दिक्कत आ रही है? उसी की तो बात है, ये नहीं हो रही बात जो आप फैक्ट चेक की बात ये हो रही है कि अमेरिका रोज कोई ना कोई स्टेटमेंट वहां से ट्रंप प्रशासन का कोई देता है। अरे चुप्पी साध के बैठे हैं, क्यों बैठे हो भाई चुप्पी साध के? कोई भी देश अगर भारत के संबंध में कोई आप इस प्रकार का बयान दे रहा है, जब भी तो मैंने मूर्खता वर्ड का प्रयोग किया, आप भी मैं थोड़ा डायरेक्ट बोल रहा हूँ, आप इनडायरेक्ट कह रहे हो। वहां का प्रशासन कैसे परमिशन दे सकता है भारत को? और वो जब वहां का आदमी ऐसी बात बोल रहा है तो खंडन तो भारत सरकार करेगी। आप कह रहे हो विपक्ष ऐसे क्यों बोल रहा है, विपक्ष मतलब चुप हो जाए विपक्ष भी, और ट्रंप कुछ भी बोले जाए, उसका प्रशासन भारत के लिए कुछ भी बोले जाए, ऐसी कैसी सरकार है? और अब उसके बाद पूरे भारत को इस चीज में रंगने के प्रयास कि आप भी ऐसे ही करो। अरे भाई कैसे करो? कोई जो भी जिसके थोड़ा बहुत भी दिमाग होगा, इंटेलेक्ट होगा, कोई मंथन करता होगा, दूसरा देश आपके बारे में ऐसा कोई भी वक्तव्य जारी करेगा तो उसका खंडन तो तुरंत होना चाहिए। मैं विजय शर्मा के पास जाऊंगा, लेकिन मुझे एक बात बताइए वरुण पुरोहित, बहुत सीधा सवाल। ये ईरान से तेल कितना खरीदें कितना न खरीदें, ये 2012-2013 में जब आपकी सरकार थी तो अमेरिका के विदेश मंत्री लेटर जारी करते थे, और ये लेटर जारी करते हुए ये बताते थे कि भाई ईरान से तेल नहीं खरीदा जाएगा, इस पर इंडिया राजी हो गया है। तब वो किसका प्रेशर था 2012-13 में? वो किसका प्रेशर था? और तब क्या भारत की सरकार नहीं थी? आपने पूरी मोदी सरकार को एक्सपोज कर दिया आज एक इसी सेंटेंस में कि मनमोहन सिंह सरकार, यूपीए सरकार जो कर रही थी उसको बढ़ चढ़ करके ये काम कर रहे हैं। अगर वो गलत कर रहे थे तो आपको चुना ना, फिर जनता ने क्यों चुना आपको? मैं आपसे पूछ रहा हूं कि इसीलिए तो दिया। अंतरराष्ट्रीय संबंध ऐसे नहीं चलते कि वरुण पुरोहित ने ये कहा, एक मिनट सुन लीजिए आप, अंतरराष्ट्रीय संबंध क्या ऐसे चलते हैं कि वरुण पुरोहित ने ये बात कही तो विजय शर्मा ने रिस्पॉन्ड कर दिया कि आज यहां प्रवक्ता की बाइट ले ली, कल उस प्रवक्ता ने रिस्पॉन्ड कर दिया। वही तो आप, क्या आप ये कह रहे हैं, मैं आपसे इसीलिए पूछ रहा हूं कि सरकार आपकी, आप ये कह रहे हैं कि हमारी सरकार गलत थी, इसका मतलब यह हो गया? तो फिर मैं विजय शर्मा से जरूर पूछ लूंगा कि अगर ये आप कबूल कर रहे हैं कि मनमोहन सिंह जी ने कुछ नहीं किया, इसका मतलब वो गलत थे। हाँ तो ये आप ये कबूल कर लो कि मनमोहन सिंह जी का जो आप एग्जांपल दे रहे हो उनकी सरकार गलत थी, तो क्या गलत था? मैं ये पूछ रहा हूं आपसे, आपकी बात आपसे पूछ रहा हूं कि क्या ये गलत था? मैं आपको कह रहा हूं डॉक्टर मनमोहन सिंह सरकार, मोदी सरकार दोनों ही गलत हैं। अमेरिका की तरफ जो झुकाव हुआ है मनमोहन सिंह सरकार के समय से शुरू हुआ है, और मोदी जी उसको बिल्कुल फास्ट i7 कंप्यूटर की जैसे फिर तो डिबेट बनती किस पे? फिर तो आप खुद ही सरेंडर मोड में। विजय शर्मा रिस्पॉन्ड कीजिए इस बात पे। विजय शर्मा जी, नहीं कहा को सरेंडर मोड में? नहीं, आपने बोली दिया कि मनमोहन सिंह बचा क्या है, फिर डिबेट किस पे करें? करता हूं
तो मैं फिर तो कह रहा किसी हूं, तीसरे दल की हमेशा सरकार इंदिरा भारत में गांधी, होनी राजीव चाहिए। गांधी मुझे के लगता समय है। की बात करिए मुझे आप। लग रहा है कि फिर किसी तीसरे दल के राम जी सुनिए। व्यक्ति को प्रधानमंत्री होना चाहिए। कांग्रेस सरेंडर अरे कर रही है। राम मोहन जी, आप राजीव गांधी, इंदिरा गांधी के समय की बात भी तो करो। अरे हमने आप तो इंदिरा सारी गांधी, बात राजीव बोली गांधी है। के विजय समय- शर्मा रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। विजय शर्मा बोलिए जी। राम जी सुन लीजिए, वरुण जी सुन लीजिए। देखिए, प्रत्यक्षम की प्रमाणम, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती। जब यहाँ आज देश के सामने आंकड़े हैं और आंकड़े ये बता रहे हैं कि हम 10,40,000 बैरल डेली खरीद रहे हैं तेल रशिया से, तो ये किसके ऊपर तमाचा है? लेकिन ये विजय जी कांग्रेस पार्टी के पॉइंट ये ऊपर भी नहीं है। तमाचा है, पॉइंट जो ये है झूठी कि बातें बोल अमेरिका रहे हैं, का उनके जो ऊपर भी वित्त तमाचा मंत्री है। है वो कैसे लिख रहा है, उस पर क्यों कोई रिस्पॉन्स सरकार की तरफ से नहीं है। मेरा सवाल ये है, ये सवाल वरुण पुरोहित भी पूछ रहे हैं कि आप राम मोहन जी, आप जो है उनके वित्त मंत्री को रिस्पॉन्ड क्यों नहीं करते। और मैं कह रहा हूं कि ट्विटर पे मत कीजिए, टेलीफोनिक कन्वर्सेशन कर लीजिए कि भाई आगे से मत करना। अच्छा राम मोहन जी, एक बात बता दीजिए, मेरे सामने आप बैठे हो स्टूडियो ठीक है। में, मैं आपसे बातें कर रहा हूं और यहाँ वरुण जी कह रहे हैं कि यहाँ राम जी बैठे ही नहीं है, और आप इसको पर स्पष्टीकरण दीजिए। ये तो कि बैठे मैंने हुए हैं। शुरुआत में ही बता प्रमाण दिया दीजिए। विजय जी। ये तो बड़ी देखिए, हादसा जो कर रही आप है। पॉइंट रख रहे हैं भाई, वो पॉइंट मैंने सारी शुरुआत में बताया, सारी एक्सप्लेन चीजें। भी किया उसको, हमारे- शायद आपने भी सुना होगा। मैं इसी पॉइंट को एक्सप्लेन कर रहा हूं कि तो हम तो आप खरीद उस रहे थे, चीज पे बट अगर पॉइंट वो को समझिए चीजें- ना आप इस पॉइंट से कैसे अरे हम दाएं जा जिम्मेवार सकते देश है भाई। हैं कि अमेरिका लगातार एक के बाद एक ऐसे बयान जारी कर रहा है, और उनके साथ अगर आप लोगों का डिप्लोमेसी के अंदर कोई बातचीत बताइए, इसमें राम जी, नहीं हम है एक या कोई लगाम नहीं है, हमारा तो एक विपक्ष फिर जिम्मेवार सवाल देश है। पूछेगा। अरे लगाम किस पे लगाए? वो हमारा देश थोड़ी है। हमारे देश के अंदर हमारी प्राथमिकताएं क्या है वो हमने तय करना है। मतलब वो हमारी कुछ भी बोले। प्राथमिकता ये थी कि हमारे को सस्ता वहां से क्रूड ऑयल मिलता था, हम ले रहे हैं, आज तक ले रहे हैं हम। पॉइंट क्लियर है ये सर, प्राथमिकता पॉइंट ये क्लियर पूरे है, देश लेकिन को वो पता कुछ भी है। बोले इससे कोई फर्क नहीं पड़ना सारी चाहिए। आप ये मीडिया क्या है? रिपोर्ट में। तो ये क्या पता नहीं कि तू मैं सड़क के ऊपर, ये वरुण जी क्या चाहते हैं हम सड़क के ऊपर तू मैं करें कि नहीं वो तो झूठ बोले। अरे झूठ सच सामने है ना, देश अरे के मैं सामने, पूरे सड़क विश्व पे के अब की बार सामने। ट्रम्प सरकार बनाने इस क्यों बात गए थे? का अगर वो अपनी जनता अब की बार को ट्रम्प सरकार किसी बनाने तरह क्यों से गए थे? सड़क गुमराह पे किसने करना कहा चाहते था? हो, तो इसमें हमारा क्या लेना देना है? जी, मतलब उनके बयानों अरे से वरुण बीजेपी जी, कह रही है कि देखिए, हमारा क्या आप लेना देना, उनके जिम्मेवारी बयान के कुछ साथ भी हैं, चलते पढ़े हैं। लिखे इंसान है। अरे हमारे देश का कोई नेता, प्रत्येक वाह भाई नेता वाह, अगर बहुत कोई बढ़िया देगा, सरकार जवाब चला रहे देगा या कोई गलत देगा या मीडिया से कोई रिपोर्ट है उसका जवाब है। अगर कोई बाहर देश का बैठा हुआ नेता अपनी जनता के साथ किसी तरह की इस तरह की बातें करना चाहता है तो उसका हमारा क्या औचित्य है? हम इस काम के लिए हम तो ये देखते हैं कि हमारे 140 करोड़ लोगों जी। का भविष्य किसमें ठीक अरे है, आपके और यूएस कहाँ से हमारे अमेरिका से हित हैं, रिलेशन नहीं है, कहाँ फॉरेन रणनीतिक रिलेशन। साझेदारी है हमारे डॉक्टर साथ। मनीष कुमार, ये है। डॉक्टर मनीष कुमार को मैं इन कराना अरे चाहता हूं foreign relation इसमें। है, डॉक्टर हमारे मनीष कुमार, देश हित के लिए। इस पर क्या हमारे कोई किसी- बातचीत नहीं हो किसी सकती? विदेशी जो के लिए थोड़ी विजय है। जी क्लियरली कह रहे हैं कि वो अपनी जनता को एड्रेस कर रहे हैं, वो अपनी जनता को एड्रेस करते हैं और करने के लिए स्वतंत्र है। हम क्या कर सकते हैं? देखिए एक कहावत है, भैंस के आगे बीन बजाना। ये जो पूरा विवाद है राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो स्टार्ट किया गया है वो दरअसल पॉलिटिकिंग है। उनको भी मालूम है, सबको मालूम है, ऑयल आना बंद नहीं हुआ। इनको डाटा दिखा करके किसी को आप कन्विंस नहीं कर सकते। इसके मर्म को समझना जरूरी है कि आखिर ये हो क्यों रहा है। विपक्ष को, हिंदुस्तान के वामपंथियों को प्रधानमंत्री मोदी को गालियां देनी है, क्रिटिसाइज करना है, तो कभी वो ईरानियन जो फ्रिगेट था, जो शिप था, युद्धपोत, उसका बहाना ये बनाएंगे, कभी ये ऑयल को लेकर के बहाना बनाएंगे। मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि आप डोनाल्ड ट्रंप के यू टर्न्स को अगर काउंट करें तो वो सेंचुरी लगा देगा। हर दिन वो क्या बोलते हैं, कब वो पलट जाते हैं। लेकिन राहुल गांधी और हिंदुस्तान के विपक्ष और कुछ पत्रकार ट्रंप की बातों को गीता कुरान की तरह सच्चा समझ लेते हैं। और वो कहता है कि हिंदुस्तान डेड इकॉनमी है, तो ये कहते हैं कि डेड इकॉनमी है हिंदुस्तान। आप वो कहते हैं कि भाई विमान गिर गए 5, कभी 7, कभी 11, कभी 12, डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं, तो यहां पे भी लोग कहते हैं कि भाई कितने रफाल गिर गए। दिक्कत ये है कि ये लोग पॉलिटिक्स कर रहे हैं नेशनल इंटरेस्ट के साथ। नेशनल सिक्योरिटी, दुनिया में वॉर चल रहा है,
हम यहाँ अपनी राजनीति को मुस्लिम वोट बैंक पाने के लिए आप गंदी राजनीति इस तरीके से करोगे। अभी ईरान के साथ खड़े हो जाओ, ईरान के साथ लड़ो। ईरान के साथ आपने क्यों नहीं, खामनेई के लिए ऊपर जो है आपने ट्वीट किया, ये कोई तरीका है? भारत की सरकार जवाब नहीं दे रही है क्योंकि ये डिप्लोमेसी का हिस्सा है। ये जो लोग पूछ रहे हैं कि अमेरिका का जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं, ये डिप्लोमेसी है, वरुण पुरोहित, ये राजनीति नहीं है। ओके। वोट बैंक की राजनीति नहीं है कि आपको जवाब मांगना है। राम मोहन दूसरी जी, चीज, वरुण पुरोहित एक रिस्पॉन्ड और कर रहे हैं। आखिरी राम मोहन बात मैं बोल जी, दूं आपको। राम मोहन जी, हाँ, राम हाँ, जी बोलिए बोलिए पुरोहित जी बोलिए। बोलिए बोलिए। बोलो मनीष जी बोलो। मैं कह रहा हूँ राम मोहन जी, मैंने इतनी बार सबकी बात सुन रहा हूँ, आप भी प्रश्न पूछ रहे हो, ये कह रहे हैं ये भी डिप्लोमेसी का हिस्सा है, जवाब नहीं देना डिप्लोमेसी का हिस्सा है, अब की बार ट्रंप सरकार बनाना, बार बार उसके पास जाना, सब कुछ डिप्लोमेसी का हिस्सा है, और विपक्ष ही खराब है, विपक्ष को आता नहीं, विपक्ष राजद्रोही है। मतलब किस प्रकार का आप देश को बनाना चाह रहे हो? मूर्खता पाखंड के रंग में क्यों रंगना चाह रहे हो? मेरी बात पूरी होने तो मैं बोला नहीं बीच में आपके, मैं बीच में बोला नहीं ना। ठीक है, बोलो बोलो, आप बोल लीजिए, पूछो बोल लीजिए। पूछ नहीं, आप पूछो 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 पूछो। मनीष जी देखिए, अभी कुछ दिन पहले पूछो मनीष जी, पूछो। यही ट्रंप सरकार की तरफ से जब ये निगोशिएशन चल रहा था, तो ये ट्रंप सरकार की तरफ से कहा गया कि इंडिया हैज मिस्ड द ट्रेन। उनको हमने 4 सप्ताह का वक्त दिया था, अब वो उसको नहीं ले सके, अब देयर विल बी नो डील, कोई डील नहीं होगा। लेकिन फिर 1 महीने के बाद फिर बातचीत हुई। अभी जिस डील के ऊपर चर्चा हो रही है, आप किस बात को मानेंगे अमेरिकन सरकार की तरफ से? ये स्कॉट बेसेंट की जो बातें हैं, इसने पिछले 10 महीने में पता नहीं कौन कौन से बयान दिए हिंदुस्तान को लेकर के। हर बार वो यू टर्न ले रहा है। व्हाट डू यू वांट कि हर वक्तव्य के ऊपर हम जवाब देते रहें? और नहीं, पॉइंट ये है कि मुझे समझ ये तो ट्रंप नहीं कहा था, खास करके ये तो ट्रंप नहीं कहा था कि भारत रशिया से तेल नहीं खरीदेगा, और हर दिन का डाटा है, हर महीने का नहीं, हर दिन का डेटा है, पर डे खरीद रहे हैं, एक भी दिन नहीं रुका है। राम जी ट्रंप ने ये कहा कि हिंदुस्तान ने रूस से ऑयल खरीदना बंद कर दिया जी, ऑलमोस्ट निग्लिजिबल। तो किसके बयान को गंभीरता से लें? और दूसरी बात, मैं थोड़ा सा डिबेट को इसको थोड़ा सा ओपन करना चाहता हूं, इसलिए मेरे साथ इस वक्त शैलेंद्र सिंह जी भी हैं, दीप्ति तनेजा भी विदेश मामलों की जानकार है, मेरे साथ इस वक्त हैं। लेकिन शैलेंद्र सिंह जी, ये सवाल बहुत अहम है, ट्रंप कहां लेकर जाना चाहते हैं? अब वो बोल रहे हैं कि ईरान इज टफ एंड दे वांट टू फाइट, वो लड़ना चाहते हैं। अब जाकर उन्हें 7वें दिन समझ में आ रहा है कि वो टफ है, और फिर आप देख रहे हैं वो पोस्चरिंग इस तरह से कि अब कितने जो है पास्टर बुलाए गए हैं वहां पर, कितने पादरी बुलाए गए हैं। ये ईसाई वर्सेस मुसलमान जंग करना चाहते हैं, या अपने यहां जो क्रिटिसिज्म हो रहा है उसको धार्मिक चोले के पीछे ढकना चाहते हैं? क्या आप देख रहे हो? जय हिंद, नमस्कार राम जी। पहली बात, मैं अपने पॉलिटिकल जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनको पहली बार कॉम्प्लीमेंट करूंगा अपनी ज़िंदगी में कि एक दूसरे को बोलने का समय देना बहुत बड़ा बड़प्पन दिखा रहे हैं वो जी। आई कॉम्प्लीमेंट ऑल ऑफ देम कि तू मैं के अंदर भी एक रिस्पेक्ट इन्वॉल्व है। आई एम वेरी हैप्पी विद दैट। मेरे को लगता है मेरे पॉलिटिशियंस बॉसेस जो आप लोग हैं, देश सुरक्षित है अभी भी मेरे लिए। राफेल कितने गिरे कितने नहीं गिरे, जो पूछ रहा है कितने गिरे, मैं उससे जानना चाहता हूं कितने गिरे तू बता। मिस्टर ट्रंप तुम बताओ कितने राफेल गिरे, कितने F-16 गिरे, कौन कितना किस कंट्री का गिरा, मैं उनसे पूछना चाहता हूं। मैं क्यों आंसर करूंगा? मेरे तो नहीं गिरे, मैं बोल चुका हूं। अब मैं जानना चाहता हूं कि कौन बोल रहा है कितने गिरे, तो वो बताए मुझे कि कैसे गिरे कितने गिरे। छोड़ दीजिए, और बड़ी बात करते हैं। ऑयल क्या कंट्रोवर्सी है? क्यों नहीं एक पॉजिटिव माइंड से, जिसको बोलते हैं ना नॉन पॉलिटिकल माइंड से आप इसको देख सकते जी। आप एक बात बताइए भाई, उनका सीधा बात था, अगर आप रूस से ऑयल लेंगे तो आपको 25% टैरिफ लगेगा, सीधा रूल था। आज हमने उन्हें एक तरीके से कन्विंस किया, मना लिया, क्या किया मुझे नहीं पता, उन्हें ही डिक्लेयर करना पड़ा कि आप 30 दिन लीजिए, दैट मीन्स विदाउट टैरिफ लीजिए। मैं बुराई क्या है? और अगर किसी को यह भी लगता है, मैं बड़ी जिम्मेदारी की स्टेटमेंट दे रहा हूं, अब अगर किसी को यह लगता है कि हमने अगर उनसे ये रिक्वेस्ट भी अगर करी है, वेल, डिप्लोमेसी में देयर आर नो परमानेंट फ्रेंड्स बट देयर आर नो परमानेंट एनिमीज।
आप अगर उस 25% के टैरिफ को निकाल सकते हो, ये आपकी जीत है, ये इसमें आपकी हार नहीं है। 30 दिन की है, 60 दिन की होगी, ये एक सेकेंडरी इशू है। और अबव ऑल जो आपने कहा, मैं उससे एग्री करता हूं, अगर ट्रंप ने कह दिया कि चलिए जी आप बिल्कुल ऑयल नहीं ले रहे, मेरी सरकार आज ले रही है 10 लाख बैरल, आप बता दीजिए आपको किस पर विश्वास करना है। ट्रंप कब से यार गंगाधारी हो गए कि उनके ऊपर मैं विश्वास कर लूं और अपने कंट्री के ऊपर विश्वास ना करूं? ये मुझे बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं। मैं दीप्ति तनेजा जी के पास चलना चाहता हूं, एस बहल साहब भी हैं, लेकिन दीप्ति तनेजा, क्या इस वक्त अमेरिका की सिचुएशन आप वहां पे देख रहे हैं? और 7वें दिन अगर आप ईश्वर को याद करने के लिए बाकायदा वीडियो फिल्म बनवाएं 10-20 पादरियों को बुला के, तो फिर कहां ले जाना चाहते हैं आप अपने कंट्री को या इस युद्ध को? नमस्कार राम मोहन जी, बिल्कुल वो अपने कंट्री को कहां ले जाना चाहते हैं वो भी अभी नहीं समझ पा रहे। युद्ध में घुसना बहुत आसान होता है, लेकिन एग्जिट प्लान के बिना जो वो घुस चुके हैं वो इस समय भगवान को याद करने वाली स्थिति है। मैं इससे पहले कर्नल शैलेंद्र और वरुण पुरोहित जी का एक दीप्ति की आवाज नहीं आ पा रही, मैं वापस उनके पास जाऊंगा, थोड़ी सी तकनीकी दिक्कत है। एस बहल साहब, अगर आप इस बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाना चाहें, अगर इस मुहाने पर आकर आपको खुदा या भगवान या गॉड याद आ रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है? क्या ये उसका रिस्पॉन्ड एक तरह का है जिस तरह से जिहाद के फरमान वहां से जारी हो रहे हैं कि भाई जिहाद करो, तो ये भी थोड़ा बहुत अपने देश में क्रिश्चियनिटी को जगा रहे हैं? राम जी जय हिंद, बहुत ही अच्छी बात आप बता रहे हैं। ट्रंप का ये बहुत बड़ा मिसकैलकुलेशन था। उनको लग रहा था कि 4 दिन में युद्ध खत्म हो जाएगा, 4 दिन के अंदर ईरान कैपिटुलेट कर देगा, स्पेशली जब हम उनके आयतुल्ला को मार देंगे। और उनको लग रहा था कि 4 दिन से अब 4 से 5 हफ्ते, फिर 4 से 5 महीने, अब तो सितंबर तक पहुंच चुके हैं वो। उनको समझ नहीं आ रहा कि इस युद्ध से बाहर कैसे निकलें, ऑनरेबली कैसे निकलें। लगे कि अमेरिका जीत गया, तब भी लगे कि नोबेल पीस प्राइज सिर्फ उन्हें ही मिलना चाहिए, लेकिन ये सब चीजों के लिए भगवान की जरूरत है और इसी वजह से वो भगवान को भी याद करें। और साथ में अगर देखिए तो जैसे कि उन्होंने अफगानिस्तान में किया था, पहले वहां पे उन मुजाहिदीन की फौज बनाई, फिर तालिबान बनाया, फिर तालिबान से छीना, फिर तालिबान को दिया, तो कहीं ना कहीं वही चीज अब वो कर रहे हैं। कुर्द्स को इंडिपेंडेंस दिलवाने के लिए कुर्द्स को एक्टिवेट कर रहे हैं, अजरबैजानीज को एक्टिवेट कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि उनकी लड़ाई कोई तीसरा देश लड़े, कोई और लड़े, लेकिन उनकी लड़ाई तो वही लड़ेंगे। अब आप देखिए ईरान जो मिडिल ईस्ट के अंदर देश है, उनको लग रहा है ये युद्ध थोपा जा रहा है, खासकर उनकी जनता को, जो उनकी डिस्ट्रक्शन हो रही है, उनको लग रहा है कि ये बचा नहीं पा रहे अमेरिका हमको। अमेरिका को वो एक स्ट्रेटेजिक डिसरप्टर की तरह देख रहे हैं, ना कि स्टेबलाइजर। तो उस सभी जगह पे आज जब आप बात करते हैं कि मैंने एक प्रेसिडेंट को उठा लिया उसके घर से, या ग्रीनलैंड को बताते हैं कि मेरी 51 स्टेट है या 52 स्टेट है, या कनाडा को बताते हैं, तो कहीं ना कहीं एक मैसेज पूरे वर्ल्ड में जा रहा है कि उनको सीरियसली नहीं लिया जा सकता। और ऐसे समय में, मुझे 1 मिनट और दीजिएगा, ऐसे समय में आप अगर कोई भी ऐसी बात करते हैं जो उनके ईगो को प्रिक करती है, तो हमारा नुकसान है। आप कभी भी किसी दादा के पास जाते हैं, आप भी स्ट्रांग हैं, लेकिन जबरदस्ती आप लड़ना नहीं चाहते, तो क्या आप जबरदस्ती जाके उसको उकसाएंगे कि पहले मुझे मारो? आप कभी नहीं करेंगे। और डिप्लोमेसी में तो आप यही देख रहे हैं, आपके नेशनल हिट्स जो नेशनल इंटरेस्ट जो है वो पूरे होने चाहिए। अगर हमारे नेशनल इंटरेस्ट पूरे हो रहे हैं तो क्या फर्क पड़ता है वो क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते? वो तो किसी की भी सेंसिटिविटी का ध्यान नहीं रखते। उन्होंने तो जो उनके एलाइज थे उनको दुश्मन बना दिया है, हम तो फिर भी दूर के हैं। और मेरे यहां से एक आखिरी चीज कहना चाहूंगा कि हमारी तीनों पब्लिक सेक्टर कंपनीज जो है वो रशिया से तेल खरीद रही है। उन्होंने कम नहीं किया, सिर्फ प्राइवेट कंपनी जो है रिलायंस, उसको लगा कि कहीं उनके ऊपर कोई थोप ना दे सैंक्शंस, तो उन्होंने बंद कर दिया। बिल्कुल, और ये साफ तौर पर बता रहा है कि एक ऐसे नेता जिनको ब्रिटेन से भी अच्छी खासी उनकी नाराजगी है। अभी कह रहे थे ब्रिटेन ने कुछ नहीं किया, अभी कुछ दिन पहले बोले कि स्पेन ने कुछ नहीं किया, स्पेन ने उनको बेसिस यूज नहीं करने दिए, उससे नाराज हैं। तो अपनी उनकी नाराजगी 5 मिनट की होती है और 5 मिनट के बाद उन्हें खुद ही नहीं पता चलता कि इससे नाराज रहना कि खुश रहना। अभी कुछ दिन के बाद वो ईरान की तारीफ करते हुए भी नजर आएंगे, ये भी आप नोट करके रख लीजिए। कुछ दिन के बाद वो ईरान की तारीफ भी करते नजर आएंगे, क्योंकि आज वो कह रहे हैं कि दे आर टफ एंड दे वांट टू फाइट। और इन्हें ये पता नहीं था हमला करते वक्त कि दे वांट टू फाइट। अगर वो फाइट करना नहीं चाहते तो फिर वो नेगोशिएशन की टेबल पर आकर मान जाते आपकी बात। इसका मतलब वो लड़ना चाहते हैं और वो टफ है, ये पहले दिन से मालूम है। लेकिन मैं एक बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाना चाहता हूं, इस बात को, और
ये वरुण पुरोहित जी, क्या ये कांग्रेस पार्टी को समझ में नहीं आता है कि एक वॉर की सिचुएशन जब पूरी दुनिया के ऊपर इंपोज की जा रही है, उस सिचुएशन में भी आपको छोटे छोटे फायदे ढूंढने हैं? कौन सा फायदा ढूंढ रही है कांग्रेस पार्टी, आप बताओगे, एक्सप्लेन करोगे? कौन सा फायदा ढूंढ रहे हैं? आपको खामनेई में वोट नजर आ रहे हैं? पूछना चाह रहा हूं, आपको खामनेई में वोट नजर आ रहे हैं? आज ही आपको आ रहे हैं, हमको क्यों नजर आ रहे हैं? हमको क्यों नजर आ रहे हैं? मैंने कई बार आपके चैनल पे कहा, सबसे कहा, खाली मुसलमान वोट चाहिए कांग्रेस पार्टी को, खाली शिया वोट चाहिए। नहीं, बहुत सारे चाहिए वैसे। कैसी बातें कर रहे हैं आप लोग यहाँ बैठ करके? कांग्रेस को खाली मुसलमान वोट चाहिए 10%, उसमें से भी नहीं। क्या टारगेटेड है फॉरेन पॉलिसी? आप कैसी बातें कर रहे हो? अमेरिका कोई छोटी मोटी कंट्री है? ट्रंप कोई छोटा मोटा आदमी, फिर क्यों जा रहे थे? आप में सूझबूझ नहीं थी ना आपकी बार ट्रंप सरकार बनवाने? अगर वो महामूर्ख है तो आप महामूर्ख का समर्थन करने जा रहे थे क्या? किसने कहा था आपको? इतनी पावरफुल कंट्री है, हमको जवाब देना नहीं, हमारी डिप्लोमेसी है। व्हाट इज दिस? आप अगर कोई आपके बार बार हर बार खंडन कर रहा है, आप खंडन करने की लैंग्वेज तो बदल सकते हो। आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्रवक्ता कह सकता था हम इतना तेल ले रहे हैं, दोबारा खत्म हो जाए। जब भी ट्रंप बोले उसके दो बीच बीच में कभी तो आप कर सकते हो। आप हर कांग्रेस ऐसा कर रही है, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी, कभी सास भी कभी बहुत ही, ऐसा सीरियल चल रहा है क्या देश के अंदर? विपक्ष तो कुछ बोलेगा नहीं, पत्रकार कुछ लिखेंगे नहीं, सब मोदी जी चाहेंगे या इनके समर्थक चाहेंगे वैसे करेंगे। विजय शर्मा रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। सुन लीजिए, सुनिए जी। वरुण जी, एक बात बता दीजिए, आपको भैया, कोई जिम्मेवार नागरिक जो देश का हो, और आज की डेट में वो एलओपी भी है, वो किसी तरह से मृत अर्थव्यवस्था बोल सकता है देश की अर्थव्यवस्था को, जो पूरे विश्व में चौथे नंबर पर हो? बताइए आप मुझे, जो विश्व में सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था हो। अरे कौन सी चौथे नंबर पर है? ऐसी कांग्रेस का कितना खर्चा है भारत के ऊपर? जो कांग्रेस पे कितना खर्चा है? हमारे व्यापार नहीं है, कहीं नौकरी नहीं है, उससे आप बातें कर रहे हो इकोनॉमी, जो देश विरोधी लोगों के परेशान है पूरा साथ देश, साझा कहीं करते कैश हो। करंच पूरे बाजार में कैश नहीं बोला था। अरे कुछ तो रखिए, कुछ धैर्य रखिए। अरे आप सच्ची बात सुन सकते हो, धैर्य रखिए। आप मुझे बताइए, इल्हान उमर कौन है? उसके साथ राहुल गांधी जो है मंच साझा करते हैं। देशद्रोही जितने लोग हैं, आप मुझे बताइए, जाकिर नाइक कौन था? उससे राजीव गांधी फाउंडेशन में कांग्रेस पार्टी चंदा लेती है, चाइना से कांग्रेस पार्टी चंदा लेती है। जब हमारे डोकलाम में सैनिक आमने सामने थे तो चाइनीज एम्बेसडर से छुप छुप के कौन मिलता है? राहुल गांधी मिलता है। तो ये सारी बातें राहुल गांधी के साथ क्यों होती है, मुझे ये समझ में नहीं आता। अगर एक कोई देश के साथ एक बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है, मैं विजय जी आपको इंटरप्ट करना चाहता हूं। एक बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है और ये खबर इजराइल से है। इजराइल की मीडिया ने एक बड़ा दावा किया है और जानकारी ये इस वक्त मिल रही है कि इजराइल के वित्त मंत्री का बेटा घायल हुआ है। ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। वित्त मंत्री का बेटा घायल हुआ है। इजराइल के लेबनान बॉर्डर पर बिजलिल का बेटा जो है वो घायल हुआ है। बिजलिल वहां के वित्त मंत्री हैं और उनके बेटे के घायल होने की जानकारी इस वक्त मिल रही है। यानी कि अब ये आंच जो है वो टॉप लीडरशिप के परिवारों तक भी पहुंच रही है। एक और बड़ी जानकारी, इस वक्त एक और बड़ी खबर मिल रही है, वो खबर भी हम आपको बताना चाहते हैं। ईरान के विदेश मंत्रालय ने एक बड़ा दावा किया है। ईरान के विदेश मंत्रालय ने बड़ा दावा किया है। यूएस इजराइल ने स्कूल को निशाना बनाया, ये ईरान की तरफ से स्पष्ट किया गया है। तेहरान के एलिमेंट्री स्कूल को निशाना बनाया गया है, ये ईरान की तरफ से जानकारी दी गई है। दावा यह किया गया है कि लगातार स्कूलों को निशाना बनाया जा रहा है और इस बार जानकारी दी गई कि एलिमेंट्री स्कूल को इस बार निशाने पर लिया गया है। इन सब के बीच एक और बड़ी जानकारी हम आपको बता दें कि एक वीडियो भी अमेरिका की तरफ से जारी किया गया है। यूएस कमांड की तरफ से एक वीडियो जारी किया गया है। वो वीडियो भी हम आपको दिखाना चाहते हैं, जो यूएस कमांड की तरफ से जारी किया गया है, जिसमें वो ये दावा कर रहे हैं कि लगातार जो ईरान की पावर है वो घट रही है और दूसरी तरफ जो है अमेरिका की पावर अभी स्टेबल है। यानी कि इस युद्ध में मुश्किल में पड़ते हुए नजर आ रहे हैं ईरान के लोग और ये जानकारी इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। अगर आप वो वीडियो दिखा सकते हैं यूएस कमांड ने जो जारी किया है, तो वो वीडियो भी जरा दिखाइए, जिसमें ये दावा किया गया है कि मुश्किल में इस वक्त ईरान फंसता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि उनके जो फायर पावर्स हैं उनको हमने कंट्रोल में किया है, उनको किसी तरह से न्यूट्रलाइज किया है। ये देखिए, ये तस्वीर जो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, हमारी ताकत लगातार बढ़ रही है। यूएस सेंट्रल कमांड का ये दावा है और ये अनक्लासिफाइड कुछ फुटेज जारी की है, जिसमें एक के बाद एक धमाके किए जा रहे हैं ईरान के अंदर। नुकसान ईरान में हुआ है, काफी हुआ है। और ये देखिए, मिसाइल्स को सीधे तौर पर टारगेट किया है और ये दावा किया है कि हाँ, वहां पर जितने वेपन्स हैं हमने उनको तबाह किया है और आगे भी लगातार तबाह कर रहे हैं।
दीप्ति तनेजा जी इस वक्त हमारे साथ है। दीप्ति जी, कैसे देख रहे हैं इस सिचुएशन को? एक तरफ इस युद्ध में अमेरिका धर्म का भी तड़का लगाना चाहता है और दूसरी तरफ इस तरह के वीडियो जारी करके ये बताने की कोशिश भी कर रहा है कि ईरान तो पूरी तरह से घुटनों पर है। आप म्यूट है शायद। तो अपने 7वें दिन में पहुंच चुका है। जी जी बोलिए। आवाज आ रही है आपको मेरी? हाँ बोलिए। जी, अब युद्ध जो है आज 7वें दिन पे पहुंच चुका है और इस समय युद्ध जो आप कह रहे थे कि अपने यहाँ पे प्रयास कर रहे हैं, वो क्रिश्चियन वर्सेस शिया वाली, क्रिश्चियन वर्सेस मुस्लिम वाली बात कर रहे हैं और साथ साथ ये युद्ध बहुत ज्यादा नरेटिव का भी युद्ध बनता जा रहा है कि कैसे कौन क्या बोल रहा है। अभी बड़ी बड़ी खबर एक ये भी आ रही थी कि सऊदी, यूएई और दुबई की तरफ से ये आया है कि हम अपने आप को डिसएंगेज करना चाह रहे हैं, हम अपने आप को यूएस के साथ नहीं करना चाह रहे हैं। इस बीच में मैं वरुण पुरोहित जी का जवाब देना चाहूंगी कि मैं बड़ी हैरान होती हूँ कि जिन कंट्रीज ने यूएस के साथ बहुत अच्छे संबंध बना के रखे थे, अगर ये कंट्रीज डिसएंगेज होती हैं तो 2 ट्रिलियन के बॉन्ड उन्होंने यूएस के खरीद रखे हैं। तो ये कंट्रीज आपको डिसएंगेज करने की बात कर रही है और इस बीच में हमारी विपक्ष ये बोलती है कि हमें जवाब देना चाहिए, हमें साइड देनी चाहिए। वरुण जी, यही विपक्ष की जब 2011 में आपने हालांकि स्टार्टिंग में कह दिया कि मनमोहन सिंह जी भी जो उनकी स्ट्रैटेजी थी वो भी गलत थी, लेकिन मनमोहन सिंह जी को आपसे सीखेगा राजनीति, ये भी बहुत गलत हो रहा है देश में। देखिए वरुण जी, बिल्कुल मैं राजनीति को सलाहकार हो रहा है। वरुण जी बीच में नहीं बोलेंगे। एडवाइजर हो रहा है। 2011 में जब 2011 में लिबिया पे गद्दाफी के अटैक हुए थे, तब मेरा नाम लेके बात बोल रहे हो, बीच में नहीं बोलेंगे। तो क्यों आप मेरा नाम लेकर के बात कर रहे हो, किया था? क्यों नहीं बोलूंगा बीच में? कांग्रेस सरकार ने नहीं बोला राजनीति कि नहीं कि अमेरिका गलत है, क्यों यूएन काउंसिल में नहीं दे पाए? विपक्ष को और 2003 में इराक से हुआ था तो आप जिस सब्जेक्ट के विद्वान हो आप उसके लिए कर सकते हो। पॉलिटिक्स सिखाओगे कांग्रेस को? नहीं एंगेज करना सही स्ट्रैटेजी होगी। देखिए आप लोगों को बोलने नहीं दायरे से बाहर मत जाओ। मैं भी मेरे दायरे से बाहर नहीं जाता हूँ। हिस्टोरिकली बता रही हूँ। कोई नहीं, अपने दायरे से बाहर नहीं जाना चाहिए। मैं आपका नाम लेके आप पे क्रिटिसिज्म नहीं कर रहा हूँ कभी। मैंने किसी का नाम लेके क्रिटिसिज्म नहीं किया। आपकी जो लिमिट्स है उसमें आप एक बात कर रही हूँ, आपने उस बातों का जवाब नहीं देना। मैं आपको फैक्ट में बात कर रही हूँ, आपने उस बात का जवाब नहीं देना। आपने सिर्फ तू मैंने लगानी है क्योंकि आपको एक पर्टिकुलर स्टैंड लेना है। सारा ज्ञान आपके पास है, कांग्रेसियों के पास कुछ नहीं है। कांग्रेस के और विपक्ष के पास कुछ नहीं है। आप लोगों के पास सारे विद्वान आप हो और आप ही सिखाओगे विपक्ष को क्या बोलना चाहिए क्या नहीं बोलना चाहिए। आज सभी तरीके से डिबेट हो रही है, लेकिन आपने वो सभ्यता फिर से छोड़ दी क्योंकि आपको तो सिर्फ कुछ प्रयास करनी है, आपके पास लॉजिक का बात आपने करी है सभ्यता, मैंने नहीं करी। मेरा नाम ले लेकर आप कमेंट कर रही हो और कह रहे हो सभ्यता छोड़ी मैंने। 2011 में मेरे साथ मनीष जी, मैं फाइनल कमेंट उनसे चाहता हूं। मैं फाइनल कमेंट चाहता हूं मनीष जी से। मनीष जी को लेके आइए। मनीष जी, एक फाइनल कमेंट चाहता हूं। मुझे लगता है कि राहुल गांधी एक शब्द याद कर लेते हैं और पूरी जो कांग्रेस है वो उसको जस्टिफाई करने में लग जाती है। अब वो कॉम्प्रोमाइज्ड एक शब्द लेकर आए और कहीं से भी कोई भी सिरा पकड़ के वो उसी पे खत्म करना चाहते हैं कि हां इति सिद्धम, ये कॉम्प्रोमाइज्ड हो गया, हेंस प्रूव्ड। ये देखिए, ये कांग्रेस पार्टी का गिल्ट है। वो लगातार प्रधानमंत्री के बारे में इस तरह का नैरेटिव क्रिएट करना चाहते हैं कि इन्होंने देश को बेच दिया जी। ये कॉम्प्रोमाइज्ड पीएम है, ये चिपकेगा नहीं। दिक्कत ये है कि कांग्रेस पार्टी की गलती बस इतना ही है कि आप वो सारी चीजें चिपका रहे हो। जैसे योगी आदित्यनाथ को आप कह देंगे कि हिंदुओं के खिलाफ लीडर है, ये हिंदुत्व के खिलाफ जो है एक्शन लेते हैं, ये चिपकेगा नहीं चिपकेगा। प्रधानमंत्री मोदी का देश के प्रति कमिटमेंट और उनकी देशभक्ति वो कोई भी व्यक्ति हिंदुस्तान में मानने को तैयार नहीं है, विपक्ष भी नहीं मानता। लेकिन आपने सही कहा, राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी के ऊपर ये एक्स्ट्रा दबाव देते हैं कि आप ये लाइन लो। हालांकि कांग्रेस में भी लोग हैं जो इस चीज को मानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर ये अटैक चिपकने वाला नहीं है। ठीक है, मेरे पास आज समय इतना ही। मैं आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। बड़ी बात यही है कि देश एक निर्णय लेता है, उसके लिए देश प्रथम की भावना के साथ, राष्ट्रहित की भावना के साथ, और जहां से हमें लगता है कि हमारे लिए बेहतर ऊर्जा आ रही है, बेहतर तेल आ रहा है, कम पैसे में आ रहा है, हम उसकी तरफ जाते हैं, न कि सामान्य किसी बयानबाजी की तरफ। महाभारत में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। चमकी चाट से क्या बना है? सैंडविच, लस्सी और छाछ और हर घूंट में चमकी चाट।
ड्राई फ्रूट और दही बड़े। चंकी चाट से स्वाद बढ़े। असली स्वाद सिर्फ चंकी चाट। MDH